आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोकॉइड्स। ठीक है। ऑटोकॉइड्स वर्ड ऑटो और एकोस से मिलके बना है। ऑटो मतलब होता है अपने आप, ठीक है, सेल्फ ड्रिवन। और एकोस मतलब होता है हीलिंग। तो ऑटोकॉइड्स हमारी बॉडी में हीलिंग के लिए रिलीज होते हैं। ये बॉडी ऑटोकॉइड्स का रिलीज होना बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है। सो ऑटोकॉइड्स आर द लोकल हार्मोन। इट इज प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ इंजुरी और इन केस ऑफ एलर्जी। यदि हमारी बॉडी में किसी एलर्जन से एलर्जी हो गई, ठीक है, या हमारे बॉडी में कहीं कोई चोट लग गई, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, इंजरी हो गई, तो उस केस में ऑटोकॉइड्स रिलीज होते हैं। और ये बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। बॉडी को हील करने के लिए ये रिलीज होते हैं। लेकिन जब ये काम करते हैं तो बॉडी में कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी ऐसी जगह पर गया जहां पर डस्ट काफी है, तो डस्ट मेरे नोज के थ्रू मेरे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, मेरे श्वसन तंत्र में प्रवेश करेगा। और उसके बाद वहां पर एलर्जी होगी, तो एलर्जी की वजह से मुझे स्नीजिंग आ सकती है, मुझे खांसी आ सकती है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ सकता है। बॉडी ऐसा क्यों करती है? ताकि उस चीज को बाहर निकाला जाए, है ना। आपके नोज में यदि एक धागा, एक छोटा सा रेसा चला गया नाक के अंदर, तो इरिटेशन होता है ना आपको, स्नीजिंग आती है कि नहीं? पहले आपने देखा होगा कुछ लोग नोज के अंदर एक छोटा सा धागा डाल के स्नीजिंग लाते थे, ताकि हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट साफ हो जाए, है ना। तो सेंसिटिव होता है वो एरिया। तो इस ये जो सेंसिटिविटी है, इसकी वजह से एक इरिटेशन कॉज होता है। और वो इरिटेशन का मैसेज जब ब्रेन को जाता है, तो ब्रेन ऑटोकॉइड्स रिलीज करता है, और उसके परिणाम स्वरूप हमें स्नीजिंग आ सकती है, हमें कफिंग हो सकती है, खांसी आ सकती है ना। हमारी बॉडी में कोई पैथोजन इंटर करता है, तो उस केस में हमारी बॉडी में फीवर आ सकता है। ठीक है। फीवर आता है हमें, तो बुखार पैथोजन की प्रेजेंस की वजह से बढ़ सकता है। जहां पर हमें चोट लगती है वहां पर रेडनेस आ सकती है, लालिमा छा जाती है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है वहां पर क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ना। वहां पर हमें पेन का सेंसेशन होने लगता है। तो पेन का सेंसेशन भी ऑटोकॉइड्स कराते हैं, रेडनेस भी ऑटोकॉइड्स लाते हैं, है ना। तो ये ऑटोकॉइड्स लोकल हार्मोन होते हैं जो कि इंजुरी के केस में, टिश्यू डैमेज के केस में प्रोड्यूस होते हैं लोकली, और वहां पर अपना एक्शन दिखाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे आपको पैर में कांटा गड़ जाए तो वहीं आपको दर्द होता है, ऐसा तो नहीं कि कंधे में दर्द होने लगा। तो ये लोकली अपना इफेक्ट दिखाते हैं, जहां पर इंजुरी होती है वहीं पर ये रिलीज होके वहां पर अपना एक्शन दिखाते हैं। So autocoids are the local hormone. Now its classification is based on its derivative. इसको क्लासिफाइड किया गया है इस बिहाफ पे कि इसका डेरिवेटिव क्या है। ये एमीन से बने हैं, पेप्टाइड्स पेप्टाइड से बने हैं, या लिपिड से बने हैं। तो एमीन से जो बने होते हैं उनको हम एमीन टाइप्स कहते हैं। तो एमीन टाइप में आता है आपका हिस्टामिन और सेरोटोनिन और हिस्टिडिन, तीन आते हैं। पेप्टाइड टाइप में आता है एंजियोटेंसिन और ब्रेडिकाइनिन। और लिपिड डेरिवेटिव में आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको हम शॉर्ट में पीजी कहते हैं। ल्यूकोट्राइंस आता है जिसको हम एलटी कहते हैं। और पीएएफ आता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है। ऑटोकॉइड्स थ्री टाइप्स के होते हैं। ये एमीन टाइप, ठीक है, दूसरा पेप्टाइड टाइप, और तीसरा लिपिड डेरिवेटिव्स। ठीक है। और इसका एक क्लासिफिकेशन बेस्ड है इसके डेरिवेटिव से, कि जो ऑटोकॉइड्स बना है इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका प्रकर्सर क्या है, ये किस चीज से बना है ना। प्रकर्सर क्या होता है? यदि किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी सिंथेसिस में, यदि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, तो बी का प्रकर्सर क्या हो गया? ए। सी का प्रकर्सर हो गया बी। मतलब बी किससे बना है? ए से बना है। तो वैसे ही ये जो हिस्टामीन है ये किससे बना है? एमिन से बना है। एमिन मतलब प्रोटीन का स्मॉल यूनिट। आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रोटीन कैसे बनता है? एमीन से। और जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एमीन मिलता है, उसका स्मॉल यूनिट है। ठीक है। मतलब पूरी माला और उसका एक मोती। तो उसका एक मोती हो गया मोनोमर, और पूरी माला हो गई पॉलीमर। ठीक है। तो ये जो मोनोमर है ये क्या है? एमीन है। तो एमीन से बनता है हिस्टामीन। और हिस्टामीन का जो एंटागोनिस्ट है
उसका एग्जाम्पल है सिट्राजीन। सिट्राजीन हम क्यों यूज करते हैं? एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करने के लिए। सिट्राजीन इज द मोस्ट कॉमन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ये बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है सिट्राजीन। तो सिट्राजीन किसका एंटागोनिस्ट है? हिस्टामिन का। अब हम समझते हैं एंटागोनिस्ट क्या होता है। हमारे बॉडी में सेल की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टार पाया जाता है जिससे ड्रग बाइंड करके अंदर सेल सिग्नलिंग के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल कुछ केमिकल चेंज करके एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो जो ड्रग एफिनिटी तो रखता है रिसेप्टार के प्रति लेकिन इफिकेसी नहीं रखता, उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो ये हिस्टामिन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, दिखता हिस्टामिन की तरह है, और इसमें एफिनिटी होती है रिसेप्टार के प्रति, रिसेप्टार से बाइंड भी करता है लेकिन एक्शन नहीं देता। तो इसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और एगोनिस्ट किसको कहते हैं? जो एफिनिटी भी रखता है और इफिकेसी भी रखता है, रिसेप्टार से बाइंड भी करेगा और एक्शन भी देगा। जैसे हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज हुआ और वो अपने एड्रेनर्जिक रिसेप्टार से बाइंड हुआ और उसने अपना एक्शन दिया, ठीक है। अब हमारी बॉडी में हम बाहर से यदि एड्रेनालिन जैसा दिखने वाला कोई उसका एनालॉग दें, ठीक है, और वो एड्रेनालिन की जगह बाइंड हो और एड्रेनालिन के जैसा ही एक्शन दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? एगोनिस्ट कहेंगे, ठीक है। उसको हम एगोनिस्ट कहेंगे। पर हम नहीं चाहते कि एड्रेनालिन अपना एक्शन दे हमारी बॉडी में, एड्रेनालिन का एक्शन हम नहीं चाहते। तो उस केस में हम क्या करेंगे? ऐसा ड्रग देंगे जो एड्रेनालिन के जैसा तो दिखेगा लेकिन रिसेप्टार से बाइंड करके एक्शन नहीं देगा। ऐसा करने का ये मतलब है कि हमको एड्रेनालिन का एक्शन नहीं चाहिए। तो हमने उस रिसेप्टार को ऐसे ड्रग्स से बाइंड कराया जो एड्रेनालिन के जैसा दिखता था लेकिन वो काम एड्रेनालिन जैसा नहीं करता था, ठीक है। मतलब ताले में हमने ऐसी चाबी फंसा दी जो ताला नहीं खोल सकती। तो अब जो वास्तविक चाबी थी जो ताला खोलने की क्षमता रखती थी, वो अब ताला खोल पाएगी क्या? नहीं खोल पाएगी, ठीक है। तो हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का हमारे मेडिकल साइंस में काफी यूज करते हैं। फार्माकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। और एक होते हैं पार्शियल एगोनिस्ट, मतलब जो थोड़ा सा एक्शन देते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एड्रेनालिन रिलीज हुआ, वो एक्शन दे रहा है लेकिन उसका एक्शन हमको थोड़ा सा कम चाहिए। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस है जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं कि भाई उसका एक्शन थोड़ा कम हो जाए, तो हम क्या करेंगे? एड्रेनालिन के जैसा दिखने वाला पार्शियल एगोनिस्ट दे देंगे। तो वो एड्रेनालिन की तरह काम तो करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा जितना एड्रेनालिन करता है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल, ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट। तो ऑटोकॉइड्स आर द लोकल हार्मोन, और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो उसके प्रकर्सर और डेरिवेटिव पे बेस्ड है। तो तीन टाइप के होते हैं, एमिन टाइप, पेप्टाइड टाइप और लिपिड डेरिवेटिव। जो एमिन टाइप का होता है इसके एग्जाम्पल है सेरोटोनिन, हिस्टामिन और हिस्टिडिन। पेप्टाइड टाइप का एग्जाम्पल है एंजियोटेंसिन और ब्रेडिकाइनिन। और लिपिड डेरिवेटिव का एग्जाम्पल है प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और पीएएफ, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। ऑटोकॉइड्स हैज सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। ऑटोकॉइड्स हैज सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी। दे आर एंडोजीनियस कंपाउंड। इनको एंडोजीनियस क्यों कह रहे हैं? एंडोजीनियस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका प्रोडक्शन बॉडी में सेल के अंदर होता है, और ये इंजरी के केस में सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर आते हैं। इनके वेसिकल्स रैप्चर होते हैं और ये सेल से बाहर आते हैं और अपना एक्शन दिखाते हैं। तो ये एंडोजीनियस हुए कि नहीं? एंडोजीनियस मतलब सेल के अंदर, एक्सोजीनियस मतलब सेल के बाहर। तो ये एंडोजीनियस कंपाउंड होते हैं। इनका प्रोडक्शन बॉडी में सेल के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्टामिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? मास्ट सेल में होता है। हिस्टामिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? मास्ट सेल में होता है। मास्ट सेल में इनका प्रोडक्शन होता है और ये वेसिकल्स में स्टोर रहते हैं, और जैसे ही एलर्जी होती है तो ये रिलीज होते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, एंटीजन हर वो चीज है जो बॉडी में बाहर से आ रही है, एंटीबॉडी वो है जो बाहर से आने वाली चीजों से फाइट कर रही है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी एंटीजन आया तो उससे लड़ता कौन है बॉडी के अंदर? एंटीबॉडी लड़ाई करती है, ठीक है। एंटीजन आया, एंटीबॉडी उससे फाइट करेगी, ठीक है। तो जब एंटीजन आता है तो हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, और इसके परिणाम स्वरूप
क्या होता है, जो आईजीई एंटीबॉडी है, जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है ना, तो मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है। और हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो एलर्जिक रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। मतलब बॉडी को इन्फॉर्म किया जाता है कि देखो, अंदर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है। जैसे ही हम कहीं गंदा पानी पी लेते हैं, तुरंत शाम को बुखार आ जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? कहीं हम डस्ट पार्टिकल में गए, जहां पर डस्ट है, हमको एलर्जी हो गई, छींकना खांसना शुरू हो गया। किसी व्यक्ति को साबुन से एलर्जी है, किसी ने साबुन से नहाया, उसको पर्टिकुलर किसी साबुन से, तो उसको छींक आने लगी, खांसी आने लगी। तो ये सब एलर्जिक रिस्पॉन्स है बॉडी के। और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स हमें करते हैं परेशान। कोई रात रात भर खांसे तो हमें अच्छा लगेगा क्या? उसको, खांसने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, गला दर्द होने लगेगा, इरिटेट होने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा। तो जो बॉडी सिम्टम्स देती है ना, उससे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग को बुखार आता है, कहाँ अच्छा लगता है, अनमना सा लगता है, बेड पे हम लेटे रहेंगे। हमारी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, अच्छा नहीं लगता, सपने दिखने लगते हैं रात में। जब बहुत ज्यादा तेज बुखार आता है, सिर में बुखार चढ़ जाता है, व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है। ऐसा क्यों होता है? बुखार की वजह से। क्योंकि हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही काम करते हैं, है ना। हार्मोन और एंजाइम के काम करने के लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए। अब बॉडी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, तो ऐसे एंजाइम जो हमें भूख का एहसास दिला रहे थे, अब वो हमें भूख का एहसास नहीं दिला पाएंगे। तो हमें भूख ही नहीं लगती है, टेस्ट चला जाता है, मुंह का स्मेलिंग सेंस चला जाता है। ये सब सिम्टम्स हैं। और ये सिम्टम्स कौन प्रोड्यूस करता है? ये सब ऑटोकॉइट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी बॉडी में जब भी कोई पैथोजन आए, कोई एलार्जन आए, कोई एंटीजन आए, कोई चोट लगे, कोई इंजुरी हो, तो जो सिम्टम्स आते हैं, दर्द के रूप में, स्नीजिंग के रूप में, खांसी के रूप में, बॉडी के फीवर बढ़ने के रूप में, बुखार आना, ये सब ऑटोकॉइट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। और हम इन ऑटोकॉइट्स के एंटागोनिस्ट देके इन लक्षणों को दबा देते हैं। ठीक है, हम इन लक्षणों को दबा देते हैं। जैसे हिस्टामिन रिलीज हुआ और उसने अपना रिस्पॉन्स शो किया, उसकी वजह से हमें जो सिम्टम्स आए, हम उन सिम्टम्स से यदि बचना चाहते हैं, तो हम हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट दे दें। हम हिस्टामिन का एंटागोनिस्ट यदि दे देंगे तो क्या होगा? वो सिम्टम्स हमें नहीं दिखेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। पर एक्चुअली प्रॉब्लम तो बनी हुई है ना। एनसेड्स क्या करते हैं? पेन किलर। आपके पैर में चोट लग गई, एड़ी में, आपको दर्द हो रहा, रात में नींद नहीं आ रही, आपने बोला मम्मा पापा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आपने पेन किलर खा ली, 20 15 20 मिनट बाद एक्शन आ गया, दर्द का एहसास अब आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा, तो आप सो जाओगे ना? सोओगे कि नहीं? चैन की नींद सोओगे आराम से, क्योंकि अब दर्द नहीं हो रहा है। तो सिम्टम को आपने दबाया है केवल, बाकी दर्द तो है अभी। इसका पता भी आपको चल जाएगा। हो सकता है रात में 2 बजे आपकी नींद खुल जाए और आप बोले दर्द हो रहा साहब फिर, क्योंकि दवाई का असर खत्म हो गया। 4 से 6 घंटे तक दवाई का असर रहेगा, तब तक आपको दर्द नहीं होगा। और उसके बाद फिर दर्द चालू हो जाएगा। फिर आप बोलोगे दर्द हो रहा, फिर दवाई खाओगे, फिर 15 20 मिनट बाद दर्द आपका चला जाएगा। फिर 4 घंटे की फुर्सत। तो जब तक बॉडी उस चीज को हील नहीं कर लेगी, तब तक दर्द के सिग्नल बॉडी भेजते रहेगी लगातार ब्रेन तक। पर हम बॉडी को क्या है, बॉडी को हम उल्लू बना रहे हैं, बॉडी को, ब्रेन को हम पता ही नहीं चलने दे रहे हैं। क्योंकि वो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने कंडक्शन को ब्लॉक कर दिया। कंडक्शन को ब्लॉक कर दिया तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही कि दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी बीमारी के लक्षणों को दबाते हैं, क्योंकि लक्षण हमें तकलीफ देते हैं। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता कब है? जब दर्द होता उसको, पेन होता, असहनीय दर्द होता, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है वो। बहुत बुखार आ जाता है, तुरंत डॉक्टर के पास जाएगा। खून निकलेगा बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर के पास जाएगा। लक्षणों के आधार पर ही तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, नहीं तो कौन डॉक्टर के पास जाएगा? और दर्द सबसे बड़ा सिम्टम है। दर्द कोई नहीं सहना चाहता। कभी भी कहीं भी किसी भी पार्ट में दर्द हो लंबे समय तक, तो व्यक्ति वो समझ जाता भाई अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बहुत दिन से कमर दुख रही है, रही नहीं रही है, कहीं मेरी स्लिप डिस्क तो नहीं खिसक गई, क्या हो गया, वो डॉक्टर ही देख के ऐसा रहता। तो दर्द के माध्यम से और जितने भी लक्षण हैं, उसके माध्यम से बॉडी आपको सचेत करती, ब्रेन को सचेत करती। आप कहीं गए अंधेरे में और पैर में आपको कांटा चुभ गया और खून बहना शुरू हो गया, तो आपको कांटा चुभा तो दर्द हुआ, तो आप तुरंत देखोगे ना क्या हुआ। नहीं तो पता चला आपको कांटा चुभा और खून निकलता चला गया और आपकी बॉडी से 2 लीटर खून बह गया। ऐसा होता क्या? नहीं होता।
कभी कांटा गड़ जाए तो थोड़ी देर बाद खून रुक जाता है, धक्का जम जाता है खून का, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, कोएगुलेशन हो जाता है ब्लड का। तो ये भी तो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी का बचने का तरीका है, बॉडी अपने आप को जिंदा रख सके, जी सके, उसका ये सारे उसके तरीके हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं। हिस्टामीन का डिस्क्रिप्शन। हिस्टामीन्स आर द नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, सीधी सी बात है, इसमें ये प्रोटीन से बने होते हैं, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। कार्ब्स और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है? कार्ब में नाइट्रोजन कहाँ होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो उनके केमिकल स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करता है नाइट्रोजन का होना। और एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है हिस्टामीन। और दूसरा, सीक्रेटेड फ्रॉम द मास्ट सेल। कहाँ से रिलीज होता है? मास्ट सेल से रिलीज होता है। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब होता है कि जब हिस्टामिन रिलीज होगा तो बॉडी में क्या इफेक्ट पैदा करेगा, वो क्या क्या काम करेगा वो। तो वो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, स्मूथ मसल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। एक होता है कॉन्स्ट्रिक्शन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है फैलना, और कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है सिकुड़ना। तो वो उसको फैला देगा वेसल्स को, ठीक है, स्मूथ मसल्स को। फिर ब्लड वेसल्स को ये डायलेट कर देगा, डायलेट मतलब फैलाना, चौड़ा करना। गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। हमारे जो जीआई ट्रैक है, उसकी जो अंदर की लेयर होती है, म्यूकस लेयर है ना, म्यूकस लाइनिंग, वहां से ये किसके सिक्रीशन को बढ़ा देगा? एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा हार्ट का, ठीक है। कभी आपको चोट लगती है तो आपके हृदय की गति बढ़ती है या कम होती है, बताओ? बढ़ती है ना। बढ़ती है। आपकी हृदय की गति बढ़ गई, किसने बढ़ाई? हिस्टामीन। हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, तो हार्ट के जो मसल्स है वो तेजी से धड़केंगे, वो तेजी से पंप मतलब तेजी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेंगे, तो जिससे हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी। और हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी तो पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। और पूरी बॉडी में जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो उससे क्या परिणाम आएगा? पर्टिकुलर उस पार्ट पे ब्लड ज्यादा जाएगा, क्योंकि वहां ब्लड ज्यादा पहुंचाने की जरूरत है अभी। क्योंकि जो चीज बॉडी को बचाएगी वो सारी ब्लड में ही तो रहती है। ब्लड हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो हमारे शरीर की हर कोशिका तक ब्लड पहुंचाता है, हर कोशिका तक पहुंचाता है। तो यदि कोई कोशिका बीमार पड़ गई तो उस तक हमें ज्यादा ब्लड पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं? हमारे पैर में यदि चोट लग गई है, अब पैर को ठीक करना है, तो पैर तक हमें ब्लड को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि जहां युद्ध चलता है वहां हम सैनिक भिजवाते कि नहीं? एलओसी कारगिल युद्ध जब हुआ था तो कह रहे थे कि नहीं कि भाई सैनिक की जरूरत है तो वहां भिजवाओ, बॉर्डर पे भिजवाओ वहां पर। हो रहा था ना ऐसा? ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वहां युद्ध चल रहा है। तो बॉडी में जहां पर भी चोट लगती है वहां पर एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है। अब बॉडी वहां से खुल गई है। यदि हमारे भारत की कहीं सीमा, कहीं से यदि वहां सैनिक कम हो जाए तो घुसपैठिए अंदर घुस जाएंगे और यहाँ पर आतंकवाद फैलाएंगे। तो वैसी हमारी बॉडी में भी कहीं पर यदि कट लग गया तो अंदर पैथोजन घुसेंगे वहां से फिर, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे पैथोजन है। लेकिन अभी मैं बैठा हूं, अभी नहीं जा पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे? मेरी स्किन सही है अभी। अब यहाँ चोट लग जाए तो चोट के केस में स्किन खुल के खून के टच में डायरेक्ट आ जाएंगे ना, और डायरेक्ट आ जाएंगे तो वो अंदर चले जाएंगे। और यदि अंदर चले गए तो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, और बॉडी में फैल जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, जान भी जा सकती है। तो इसलिए बॉडी हमारी पूरी पैक रहना बहुत जरूरी है। और हमारी बॉडी वास्तव में पैक है। नाक से भी कुछ नहीं घुस सकता, कान से भी कुछ नहीं घुस सकता, मुंह से भी कुछ नहीं घुस सकता। कान में भी वैक्स की, मैंने आपको बताया था ईयर का स्ट्रक्चर, अच्छा फर्स्ट ईयर में तो आपको मैंने पढ़ाया नहीं था। ईयर में हमारे एक वैक्स सिक्रीट होता है जो कि कान के माध्यम से कुछ नहीं जाने देता। नाक में, हमारे नोज में, नेजल कैविटी में हेयर्स होते हैं, और उसमें भी एक म्यूकस सिक्रीट होता है, गॉबलेट सेल सिक्रीट करती है। तो नोज के अंदर भी एक चिकनाई होती है, तो उससे कुछ अंदर नहीं जाता। फिर समय समय पे हम उनको पानी से वॉश कर लेते हैं। और हमारे मुंह से तो जो कुछ जाता, तो पेट में तो एसिड है, उसका पीएच रहता है 2 के आसपास, तो कितना एसिडिक है वो, भस्म कर देता है सब कुछ, खाने को भी पचा देता है वो। तो पेट की भी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम बैठे हैं तो शरीर की भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूरी स्किन है ना शरीर पे। तो स्किन किसी चीज को अंदर जाने देती क्या? हम रोज नहा लेते, स्किन को साफ कर लेते पूरी तरह से।
ऐसा हम रोज करते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? स्किन पे कोई कट लग गया साहब, स्किन पे एक कट लग गया, खून निकल गया, और हमने उस पे फिर पानी डाल दिया, तो वो पानी में जो बैक्टीरिया है वो खून से हमारे फिर बॉडी में जा सकता है कि नहीं? तो ये बहुत महीन चीजें होती है जिनको समझना बहुत जरूरी है। और फिर ये इन्फेक्शन कॉज करती हैं, और इन्फेक्शन होगा तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आएंगे, या बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी के रिस्पॉन्स आएंगे। होता है कि नहीं? एलर्जी की वजह से कई बार बॉडी में देखा होगा पूरी फिंसी फिंसी आ जाती है लोगों के, आती है कि नहीं? कई बार एलर्जी की वजह से पूरी बॉडी खुजा रही साहब, हर जगह ही खुजा रहा, कहाँ खुजाऊं समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर तुरंत एविल का इंजेक्शन लगाता है। एविल का इंजेक्शन क्या करता है? तुरंत एलर्जी के रिस्पॉन्स को खत्म कर देता है, क्योंकि जो एलर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको शांत बिठा देता है, बैठ जाओ भैया तुम, हो गया तुम्हारा काम बहुत। लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। आज तुम्हारे पैर पे यदि चोट लग जाए और तुम पेन किलर इंजेक्शन या दवाई ना लो तो शाम तक दर्द होगा, या 2-4 घंटे दर्द होगा, होगा कि नहीं? पर तुमको आज चोट लगे और तुमने अब भी इंजेक्शन ले लिया, तो तुमको शाम तक कोई दर्द नहीं। तो क्या दर्द दर्द नहीं है? वहां पर दर्द तो है, केवल एहसास नहीं हो रहा है ना? तो इस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन काम करती हैं। और भी काम करने के बहुत से तरीके हैं। अब ये हिस्टामिन रिलीज होता है तो इसके रिसेप्टार होते हैं बॉडी में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, और जहां पर जिस भी लिगेंड का रिसेप्टार प्रेजेंट होगा वो वहीं पर बाइंड होके एक्शन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हिस्टामिन के जो रिसेप्टार है, जिसको हम बोलते हैं H1 H2 H3 H4, ये 4 रिसेप्टार रहते हैं बॉडी में। अब ये इन बॉडी पार्ट्स पे यदि एक्शन दे रहा है, मतलब यहाँ पर इसका रिसेप्टार प्रेजेंट है। हार्ट पे रिसेप्टार होता है, हार्ट मसल्स पे हिस्टामिन का, तभी तो वो वहां एक्शन दे रहा है। ठीक है? और कहाँ एक्शन देगा? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, मतलब जीआई ट्रैक में भी उसके रिसेप्टार है। और कहाँ पर है इसके रिसेप्टार? स्मूथ मसल्स पे है, यूट्रस पे। तो ये इसके रिसेप्टार की लोकेशन हो गई जहां पर ये एक्शन दे रहा है। अब इसके एंटागोनिस्ट की एग्जांपल है रैनिटिडीन और सिमेटिडीन। क्या है? रैनिटिडीन और सिमेटिडीन। रैनिटिडीन का हम यूज कब करते हैं? जब हमें एसिड के सिक्रीशन को कम करना होता है ना? एसिड के सिक्रीशन को कम करने के लिए हम रैनिटिडीन ड्रग का यूज करते हैं, जिसको हम एसिलॉक नाम से आता है ये, एसिलॉक 150 और एसिलॉक 300। ये टैबलेट भी बहुत ज्यादा कॉमन है, काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये एसिड के सिक्रीशन को कम करता है। और सिमेटिडिन, तो ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए। अब इसके क्लिनिकल यूजेस क्या है? हम ऑटोकॉइड्स के एंटागोनिस्ट जो यूज करते हैं उससे हमें क्या क्या फायदा होता है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं? किसी को सर्दी खांसी हो गई तो यूज करेंगे, मोशन सिकनेस हो गई तो यूज करेंगे, किसी को यदि डिओडिनल अल्सर हो गया तो यूज करेंगे। अल्सर के केस में क्या होता है? पेट में फोड़े हो गए, अब तुम फोड़े पे यदि नमक डालोगे तो कैसा मजा आएगा, बहुत दर्द होगा। वही है कि पेट में फोड़े हो गए और अब पेट में खाना पचाने के लिए एसिड रिलीज हो रहा है, और वो एसिड पेन कॉज कर रहा है बहुत ज्यादा इंटेंस। तो एसिड की सिक्रीशन को हम थोड़ा सा कम करने के लिए दवाई देते हैं। और एंजियोलाइटिक, एंजाइटी को कम करते हैं ये, ठीक है। और सेडेटिव और हिप्नोटिक की तरह यूज होते हैं। आपने देखा होगा सिट्राजिन पेशेंट को कब दी जाती? रात में बेड टाइम पे, खाना सोते वक्त, जब सारे काम काज कर लो, खाना पीना आराम से खा लो, और जब बस सोने ही वाले हो, बिस्तर पे जाने ही वाले हो, तब खा लेना दवाई। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दवाई ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करती है, मदहोशी प्रोड्यूस करती है, हल्का सा नींद जैसे आता है ना? तो ये एज अ एंजियोलाइटिक, एंजाइटी क्या होती? व्याकुलता, व्याकुलता, एंशियसनेस, है ना? तो इसको ये कम करती है दवाइयाँ, तो एज एंजियोलाइटिक भी यूज होती हैं। मैं ऑटोकॉइड्स के एंटागोनिस्ट के यूजेस बता रहा हूँ कि ये क्या क्या कहाँ कहाँ हमें राहत पहुंचाते हैं, और सेडेटिव हिप्नोटिक की तरह यूज होते हैं। तो ये इतना है आपका। और एक प्रोस्टाग्लैंडिन भी समझ लो। प्रोस्टाग्लैंडिन का थोड़ा मैकेनिज्म अलग है। जब हमारी बॉडी में इंजुरी होता है, ठीक है, तो सेल का जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना होता है। अब फॉस्फोलिपिड पे इंजुरी की, जैसे इंजुरी होती है तो फॉस्फोलाइपेज ए काम करता है, एक एंजाइम होता है, और अराचिडोनिक एसिड बनाता है। और अराचिडोनिक एसिड पे फिर साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम काम करता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेस 2।
और जब ये एंजाइम काम करता है तो पेन मीडिएटर्स बनते हैं, ठीक है। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हुआ, ल्यूकोट्राइन्स हुआ, अभी मैंने बताया था ना आपको ल्यूकोट्राइन्स, है ना, एलटी। तो ये बनते हैं और फिर इनकी वजह से रेडनेस, स्वेलिंग और पेन कॉज होता है और फिर फीवर कॉज होता है। तो हमें यदि दर्द और फीवर को कम करना हो तो हम कौन सी दवाइयां यूज करते हैं? एनसेड्स। पर एनसेड्स क्या करती है? रिसेप्टार के थ्रू एक्शन नहीं देती। एनसेड जो दवाइयां हैं, पेन किलर है, वो रिसेप्टार के थ्रू एक्शन नहीं देती, वो एंजाइम को इनिबिट करती है। कौन से एंजाइम को इनिबिट करेगी? कॉक्स एंजाइम को। क्योंकि कॉक्स एंजाइम अराचिडोनिक एसिड से पेन मीडिएटर्स बनाएगा, ऐसे मीडिएटर्स बनाएगा जो सूजन पैदा करेंगे, दर्द पैदा करेंगे। तो वो हमको बनने नहीं देना है, तो हम उस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिससे पेन मीडिएटर्स नहीं बनेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, ल्यूकोट्राइन्स नहीं बनेंगे। तो नहीं बनने की वजह से हमें राहत मिल जाएगी। तो काम करने का तरीका अलग है दोनों दवाइयों का। एक रिसेप्टार के थ्रू एक्शन दे रही और दूसरी एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट कर रही। तो आपके फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ ड्रग मैकेनिज्म, मतलब किन तरीकों से दवाइयां बीमारी को ठीक करती है, सिम्टम्स को कम करती है, बताओ। तो एक तरीका तो हो गया रिसेप्टार के थ्रू, और एक तरीका हो गया एंजाइम की एक्टिविटी को कम करके, एक तरीका हो गया सीएनएस को स्टिमुलेट करके, एग्जाम्पल कैफीन, और एक होता है सीएनएस को डिप्रेस करके। तो डिप्रेस करने के लिए हम कौन से ड्रग यूज करेंगे? बताओ, एक आध ड्रग। कुछ आ रहा है समझ में? क्यों बेटा? कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। चलो ठीक है ना, पढ़ाई करो आप, कल मिलते हैं हम लोग। ये है आपका ऑटोकॉइड्स, है ना। एक मिनट आपकी। ओके बेटा, बाय, है ना, कल मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। एटलीस्ट 8 8 आवर्स आपको पढ़ाई करनी है डेली, है ना। मन लगा के, शिद्दत से, एकाग्रता के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं ना।